क्या आपके पेट में दर्द रहता है, मरोड़ होती है, बार बार मोशंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट फूला हुआ सा फील होता है, पेट साफ नहीं हुआ ऐसा हमेशा फील होता रहता है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण या सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको आईबीएस या आईबीडी हो सकता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू अमृतालय। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, कंसल्टेंट अमृतालय आयुर्वेदिक फैमिली क्लिनिक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएस और आईबीडी के बारे में। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीडी इरिटेबल बाउल डिजीज है। दोनों में कुछ बेसिक अंतर होते हैं, उनको भी हम जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ में जुड़ी हुई, इनके लक्षण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं इनके होने के, क्या चीजें हमें करनी चाहिए इनके लिए, किस तरह का खान पान रहन सहन हमें रखना चाहिए जिससे हम इन चीजों से बच सकें, या इस बीमारी में क्या दवाइयां हम ले सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं या किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की। क्या हमारे अंदर ऐसा होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमें आईबीएस है और आईबीडी है? तो पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, गैस बनना, पेट फूला हुआ रहना, बार बार मोशन आना, अनफॉर्म्ड स्टूल आना, खाने का ठीक से डाइजेस्ट ना होना, ये सारे सिम्टम्स दोनों में ही होते हैं, आईबीएस और आईबीडी में। आईबीडी में जो स्पेशल है वो ये है कि हमारी आंतों में घाव होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, आंतों में सूजन होती है, तो उन घावों से कभी ब्लड भी आ सकता है, म्यूकस आना, ये सारी चीजें जो है वो आईबीडी में एक्स्ट्रा होती हैं। दोनों को पहचानने का या दोनों को जानने का सबसे आसान उपाय ये है कि अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो आईबीएस है। और आपके एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी में अगर आपको घाव दिखाई देते हैं, इन्फ्लेमेशन दिखाई देती है, तो ये आईबीडी होता है। आईबीडी मोस्टली एक्यूट होता है, किसी खाने से एलर्जी की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर बहुत सारे और कारण हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये दोनों चीजें डिफरेंशिएट करने का बहुत आसान तरीका है कि अगर सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल हैं और हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो आईबीएस है। और अगर आंतों में सूजन है या कोलोनोस्कोपी में आपको घाव दिखाई देते हैं, इन्फ्लेमेशन दिखाई देती है, ब्लड आता है स्टूल में, तो वो आईबीडी या फिर ऐसे कह लें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज हो सकती है। बात करते हैं कि आईबीएस या आईबीडी होता क्यों है। इसके मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न साइंस में इसके कारण अभी तक भी हमें नहीं पता है क्यों होता है। बहुत सारे कारणों को हम एक साथ मिलाकर देखते हैं कि ये भी हो सकता है या दूसरा कुछ हो सकता है। पहला कारण जो है वो अल्टर्ड माइक्रोबियोम, या ऐसे कह लें कि जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, उनका इकोसिस्टम अगर खराब हो जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो हमारे पेट में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी चीज जो बताई जाती है वो फूड हाइपर सेंसिटिविटी है। किसी खाने से आपको एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। या फिर आपका ब्रेन गट डिसोरिएंटेशन कह लें। ब्रेन के साथ गट का जो संबंध है, जो नर्व्स हैं जो गट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उनकी प्लास्टिसिटी हो रही है, उसकी वजह से भी ये हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। वो नर्व्स ब्रेन को ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं जिससे खाना जाते ही ऐसा लगता है कि उनमें दर्द हो रहा है या हमारा पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा तेजी से काम कर रहा होता है या फिर किसी चीज़ के लिए हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव होता है जिसकी वजह से हमारे पेट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आंतों में सूजन हो सकती है। बाइल्स एसिड माल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, इंक्रीज्ड म्यूकोजल परमिएबिलिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं या ये बीमारी देखने को मिल सकती है। अब आगे हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आखिर क्या संप्राप्ति है इसकी, या डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो हमारी जठराग्नि जब कम हो जाती है तो हमारा खाना जो हम खाते हैं वो ठीक से नहीं पचता है। और आपको भी पता है कि जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो उसमें सड़न पैदा होगी। उस सड़न की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं जिन्हें हम आम दोष कहते हैं या आम कहते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में। और उन टॉक्सिन्स की वजह से हमारे पेट में प्रॉब्लम शुरू होती है, गैस बनती है, बहुत सारी और दिक्कतें शुरू होती हैं और हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अनफॉर्म्ड स्टूल आता है, बिना पचा हुआ खाना हमारे स्टूल में आता है, आंतों में घाव होते हैं उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको ग्रहणी या संग्रहणी हम कहते हैं आयुर्वेद में।
और ये सारे सिम्टम्स उसके मिलते जुलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें हमें पता चलती है वो ये है कि हमारा जो डाइजेशन है या फिर हमारा जो पाचन तंत्र है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि हमारे खाने का ठीक से पचना उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारे शरीर के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ठीक से नहीं पच रहा है, हमारी अग्नि ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ये दिक्कतें हमें सामने देखने को मिल सकती हैं आम दोष की वजह से। क्योंकि पहली ही धातु जो रस है, अगर वो विकृत हो गई तो आगे आने वाली सभी धातुएं विकृत निकलेंगी, या फिर ये कह लें कि आगे आने वाली जो चेन है 7 धातुओं की, वो सभी विकृत होंगी और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, आंतों की भी और पूरे शरीर की भी। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है या इन सिम्टम्स को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है आंतों को आराम देना या उनको सूद करना। उनमें जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करना, जो हमारा इन्फेक्शन के कारण है जैसे अमीबा है, बैक्टीरियाज हैं, उनको ठीक करना, जिसके लिए एंटी अमीबिक मेडिसिन्स आती हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स आती हैं, या आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो ये काम करती हैं, तो उनको ठीक करना। इंटेस्टिनल मोटिलिटी को ठीक करना, मोशन जो है इंटेस्टाइन का उसको ठीक करना, जो हाइपर सेंसिटिविटी है या ब्रेन गट रेगुलेशन जो है उसको ठीक करना, जो डिरेंज हो चुका है, डिप्रेशन होता है मोस्टली आईबीएस में, उसके लिए काम करना, स्ट्रेस कम करना, ये सारी चीजें हैं जो हम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में भी हम कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आयुर्वेद में मैंने कारण बताया था कि जठराग्नि का कम हो जाना या फिर पाचन शक्ति का कम हो जाना सबसे बड़ा कारण है इसका। तो अगर हम पाचन शक्ति को बढ़ा दें और बाकी सारी चीजें भी उसमें ऐड हो जाएं इस दवा में, तो ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर पाचन शक्ति बेहतर हो गई, हमने इंटेस्टाइन्स को ठीक कर लिया, मोशन को ठीक कर लिया, एब्जॉर्प्शन बेहतर कर लिया, खाना ठीक से पचने लगा, तो इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। इन्हीं सारी समस्याओं के लिए अमृतालय में हमने आईबीएस केयर सिरप बनाया है। इसमें वो सारी हर्ब्स हैं जो इन समस्याओं को दूर करती हैं। जैसे सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, कुटज की छाल और इंद्रजौ, जो कुटज का बीज होता है, हमने इस्तेमाल किया है। ये प्रूवन एंटी डायरियल है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, स्टूल को फॉर्म करने में मदद करती हैं। इसी के साथ में बेल का इस्तेमाल किया है जो बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी है इंटेस्टाइन्स के लिए। साथ में मल दोष जिसको कहते हैं उसको भी ये दूर करता है, एंटी डायरियल भी है। इसके अलावा हमने इसमें अतीस और वायविडंग का इस्तेमाल किया है। अतीस यानी अतिविषा, नाम से ही फेमस है कि ये विष को खत्म करता है, इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको खत्म करता है। बहुत सारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है उसको ये वायविडंग और अतिविषा बैलेंस करते हैं। कृमिहर कहे जाते हैं, यानी कि जो वॉर्म्स होते हैं हमारे पेट के अंदर उनको भी ठीक करते हैं, डाइजेशन को भी अच्छा करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वो ठीक करते हैं। इसी के साथ इसमें उशीर या खस और रक्त चंदन का भी हमने इस्तेमाल किया है, जो सूद करती हैं इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइनल अल्सर्स की वजह से जो जलन हो रही होती है उसको ठीक करते हैं, काम करते हैं, मोटिलिटी को कम करते हैं इंटेस्टाइन्स की, और हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसको भी कम करते हैं। इसी के साथ में धाय पुष्प और लोद्र का इस्तेमाल हमने किया है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को खत्म करते हैं, जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको ठीक करते हैं, अल्सर्स को हील करने में मदद करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी रोल भी होता है इनका। साथ में नागरमोथा, धनिया, सौंफ और शुंठी का इस्तेमाल किया है हमने, जो पाचन को ठीक करते हैं। ऐसे कह लें कि हमारी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करते हैं, हमारी पाचन संस्थान को ठीक करके हमारा पाचन ठीक करते हैं और आम दोष को खत्म करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गैस बनाने वाला जो खाना होता है हमारे खाने में कम इस्तेमाल करना चाहिए हमें। जैसे राजमा है, छोले हैं, अरवी है, बैगन है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे गैस ज़्यादा बनती है, उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। मैदा जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकें उतना करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। मोटा अनाज खाना चाहिए। तला भुना कम खाना चाहिए। स्पाइसी फूड्स कम खाने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना, स्ट्रेस से दूर रहना, क्योंकि इन बीमारियों में स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, डिप्रेशन होता है, तो जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस देने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे खुश रह सकें। जितना ज़्यादा सेरोटोनिन हमारी बॉडी में होगा, जितना ज़्यादा सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बनेगा, उतना ही ज़्यादा हमें इस बीमारी से राहत मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं
और सलाह ले सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं इस दवा के बारे में, इस बीमारी के बारे में, या फिर अन्य किसी भी समस्या के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।